हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो इनसाइट आईएएस का हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा था, टेस्ट सीरीज नंबर 11। ठीक है, तो इसका ये आज जो देखने को मिलेगा आपको सेकेंड पार्ट देखने को मिलेगा। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था कि जो भी टेस्ट था, ठीक है, तो उसमें 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। लेकिन यार 50 क्वेश्चन सॉल्व करने में मेरे को ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, गले का इशू थोड़ा सा हो जाता है, तो इतने लंबा मतलब वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए इस समय। पता नहीं क्या गले में प्रॉब्लम है। मतलब जब ज़्यादा देर लगातार बोलता रहता हूँ ना, मतलब अगर रुक रुक के बोलता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लगातार 1 घंटे अगर हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि 25 क्वेश्चन का ही वीडियो रखूँगा, लेकिन टेस्ट में सारे करवाऊँगा, आपका विजन का और इनसाइट का दोनों करवाऊँगा। ठीक है, और इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो फेसबुक ग्रुप है, ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप है, तो दोनों में से कोई भी एक ज्वाइन कर लूँ। वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ भी डाल देता हूँ, तो वहाँ से आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से 75 तक आज हम इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, टोटल के टोटल, क्योंकि इसमें 25 क्वेश्चन आज रहेंगे और अगला वीडियो इसका मिलेगा। ठीक है, तो उसमें पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा टेस्ट। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये सारे के सारे टेस्ट सॉल्व कर लेंगे और हमारे सारे टेस्ट जो है कंप्लीट हो जाएंगे। जब तक पेपर होगा तब तक तो हम लोग कंप्लीटली ऑब्वियसली पूरे ही हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसमें कोई आप परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। तो इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो फर्स्ट है कि अनुच्छेद 43 के तहत राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए गए संवैधानिक मामलों अथवा संदर्भों को कम से कम 5 न्यायाधीशों वाली खंडपीठ द्वारा निर्णित किया जाता है। सेकेंड है कि जो संविधान है भारत के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार देता है कि वह किसी या अन्य स्थान अथवा स्थानों को सर्वोच्च न्यायालय की सीट के रूप में नियुक्त करे। ठीक है, तो देखो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो संविधान के अनुसार जो ये आर्टिकल है 143, इसके अंतर्गत अगर बात करें तो जो राष्ट्रपति सलाह मांगता है तो उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो जो मतलब सलाह देता है उसका जो पैनल होता है उसमें कम से कम 5 जज होने चाहिए। ठीक है, और सेकेंड स्टेटमेंट ये भी सही है, क्योंकि इसमें जो न्यायाधीशों को अधिकार देता है कि जो मतलब सुप्रीम कोर्ट जो जो संविधान है भारत के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार देता है कि वह किसी अन्य स्थान अथवा स्थान को सर्वोच्च न्यायालय के रूप में सीट के रूप में नियुक्त करे। कि मतलब जैसे कभी कभी मामला हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो हाई कोर्ट की जो सुनवाई होती है तो वो हाई मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई होती है, सॉरी, जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होती है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई ना होकर कहीं अदर मतलब प्लेस पर जो स्थानांतरित कर दिया जाता था, मतलब केवल उसी मैटर में। तो ये मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है, ऐसा प्रोविज़न संविधान में किया गया है। ठीक है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। तो इसमें कहा गया कि विधान परिषदों के संबंध में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि संसद विधान परिषद को विघटित कर सकती है अथवा उसका निर्माण कर सकती है यदि संबंधित राज्य की विधानसभा इस संबंध में संकल्प पारित करे। सेकेंड है कि इस संदर्भ के एक विशिष्ट प्रस्ताव को राज्य विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। और थर्ड है कि संसद के इस अधिनियम को अनुच्छेद 368 के जो प्रयोजनों हेतु संविधान संशोधन के रूप में माना जाता है। तो देखो ये गलत है। ये जो तुम्हारा जो विधान परिषद का विघटन या उसका निर्माण की बात करें तो ये संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आता है। इसका प्रोविज़न 169 के अंतर्गत किया गया है, जिसमें ये मतलब इसका जो संसद विधान परिषद का निर्माण भी कर सकती है और विघटन भी कर सकती है, और ये साधारण बहुमत से ही हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत है। और सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि विशेष बहुमत से जब राज्य विधानसभा पारित कर देती है कि उसको विघटित करना है विधान परिषद को या बनाना है, ठीक है, तो ये मतलब उसके लिए ये प्रोविज़न उसमें किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। थर्ड वाला हमारा गलत हो गया, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 53। तो इसमें कहा गया कि एक अतिरिक्त न्यायाधीश के संबंध में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है।
तो फर्स्ट है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति करते हैं। सेकेंड है कि वे अस्थायी अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है यह 2 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये फर्स्ट सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन जो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं की जाती है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। मतलब राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, जो अस्थायी मतलब अतिरिक्त न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया और हमारा फर्स्ट गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है पन्ना बाग संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो ए ऑप्शन है हमारा पूर्वी घाट, बी है विंध्य श्रेणी, सी है सतपुड़ा रेंज और डी है पश्चिमी घाट। तो इसमें देखो अगर पन्ना बाग आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो ये एमपी में पड़ता है और ये आपको विंध्य वाली जो श्रेणी में देखने को मिलेगा। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, और इसे मैप जो बायो रिजर्व है, ठीक है, उसका हिस्सा भी ये मतलब देखने को मिलता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये भी हमारा स्टेट मतलब ये एक मैप के अंतर्गत आता है, जो यूनेस्को के द्वारा जो बायो रिसर्व जो मानव एंड जो बायो रिजर्व प्रोग्राम के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। तो इसमें कहा गया है कि सामान्यीकृत अधिमानी जो प्रणाली है, यानी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस के बारे में हमको बताना है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो फर्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, रूस है और तुर्की है। तो देखो अगर ये जीएसपी में बात करें तो ये चारों के चारों कंट्री इसमें शामिल हैं। ठीक है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, रूस और तुर्की। ठीक है, तो ये जो होता क्या है एक्चुअली में इसमें देखने को मिलता है जो ये ट्रेड होता है। ठीक है, जो अंटार्कटिक होता है, यानी यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है, तो कमेटी जो होती है, तो उसी के अंतर्गत इसमें मतलब ये 13 कंट्री शामिल हैं जो मतलब एक दूसरे को ट्रेड का बढ़ावा देने के लिए ये प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे चारों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 56। तो इसमें कहा गया है कि न्यायाधिकरणों के संबंध में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो फर्स्ट है कि अनुच्छेद 323 ए केवल लोक सेवाओं से संबंधित मामलों के लिए न्यायाधिकरणों यानी जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, ठीक है, उसके गठन का प्रावधान करता है। सेकेंड है कि अनुच्छेद 323 का के तहत संसद एवं राज्य विधान मंडलों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से संबंधित मामलों के संदर्भ में न्यायाधिकरणों का गठन किया जा सकता है। तो देखो ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इसमें सही है, लेकिन सेकंड गलत है, क्योंकि सेकंड में जो ये कहा गया है तो इसमें जो प्रोविज़न होता है तो 323 जो ये आपको खा देखने को मिलता है। ठीक है, 323 बी के अंतर्गत जो संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से संबंधित मामलों के लिए न्यायाधिकरण का गठन होता है, लेकिन 323 ए के अंतर्गत जो होता है उसमें केवल संसद ही उस पर ट्रिब्यूनल बना सकती है। ठीक है, और वो भी लोक सेवाओं से संबंधित होता है केवल। ठीक है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया इसका, तो और सेकंड हमारा स्टेटमेंट इसका गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लोक अदालत निम्नलिखित में से कौन से मामलों का निपटारा कर सकती है। तो फर्स्ट है कि कोई भी मामला जो किसी न्यायालय में लंबित हो। ठीक है, सेकेंड है कि कोई मामला जो किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता हो लेकिन ऐसे न्यायालयों के समक्ष नहीं लाया गया हो। ठीक है, तो देखो अगर इसमें बात करें तो देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इसका सही है, क्योंकि जो ये लोक अदालत होती है ये कोई भी मामला जो किसी भी न्यायालय में लंबित हो, ठीक है, तो उसके द्वारा इसका विवाद का निपटारा किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें जो बात करें, नहीं, दोनों स्टेटमेंट ये सही हैं। ठीक है, ये कोई भी मामला किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता हो लेकिन ऐसे न्यायालय के समक्ष नहीं लाया गया हो, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और ऐसा प्रोविज़न ये किया गया है जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट है, ठीक है, 1987 का, उसके अंतर्गत ऐसे प्रोविज़न किए गए हैं। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 58 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के बारे में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो संविधान ने आयोग की सदस्य संख्या को निर्दिष्ट नहीं किया है और इस मामले को राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। ठीक है,
सेकेंड है कि अध्यक्ष और अपने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा उसी आधार और उसी रीति से पद से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें? तो देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि इसकी ये जो इसकी जो संघ लोक सेवा आयोग है, ठीक है, इसकी जो संख्या के बारे में अगर बात करें तो कोई इसका मतलब विशेष मतलब इसकी संख्या निर्दिष्ट नहीं की गई है। मतलब इसकी कितनी संख्या होगी इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है, ये राष्ट्रपति के विवेक पे छोड़ दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उस रीति से नहीं, इसमें और भी प्रोविज़न शामिल होते हैं। इसमें क्या होता है कि वो अगर कोई किसी स्थिति में दिवालिया है, ठीक है, तब भी उसे हटाया जा सकता है। कर्तव्यों का अपने निर्वहन नहीं कर रहा है तब भी हटाया जा सकता है। और जैसे मानसिक अक्षमता आ गई है और कोई कदाचार उसने किया है, तो ये 4 ग्राउंड के आधार पर इसे हटाया जा सकता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये मतलब जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट गलत है और फर्स्ट वाला हमारा सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की चयन समिति का सदस्य नहीं है? तो फर्स्ट है कि प्रधानमंत्री है, सेकेंड है कि केंद्र गृह मंत्री है, और लोकसभा में विपक्ष का नेता है, और डी है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो इसमें देखो भारत के मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं होते हैं, जो सीवीसी की नियुक्ति होती है। ठीक है, तो इसमें प्रधानमंत्री होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, और लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। ठीक है, तो तीनों को इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है 60 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि लोक वित्त का संरक्षक होता है, वह देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था को नियंत्रित करता है। सेकेंड है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर मुहरबंद एक वारंट के माध्यम से की जाती है। थर्ड है कि वह 6 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु तक पहले जो भी पहले हो अपने पद को धारण करता है। तो ये तीनों देखो स्टेटमेंट सही हैं, और ये जो प्रोविज़न किए गए हैं सारे, तो ये प्रोविज़न आपको 148 आर्टिकल के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा कन्याश्री प्रकल्प योजना प्रारंभ की गई है? तो ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी है पश्चिम बंगाल, सी है उत्तर प्रदेश, और डी है मध्य प्रदेश। तो देखो ये बी वाला ऑप्शन सही है, जो पश्चिम बंगाल के द्वारा कन्याश्री प्रकल्प योजना की शुरुआत की गई है। ये महिला सशक्तिकरण को संबोधित करती है। ठीक है, इसमें क्या करना है कि जो बंगाल गवर्नमेंट है वो कन्याओं के लिए विद्यालय और विश्वविद्यालय का मतलब इनकी स्थापना करेगी, ताकि उनको एजुकेट किया जा सके, शिक्षित किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है 62nd क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि उन्नति कार्यक्रम के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि यह बाह्य अंतरिक्ष अन्वेषण एवं शांति पूर्ण उपयोग पर प्रथम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNIS स्पेस यूनी स्पेस में इसरो द्वारा प्रारंभ की गई एक पहल है। सेकेंड है कि यह नैनो सैटेलाइट विकास से संबंधित एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। तो देखो ये सेकेंड स्टेटमेंट तो इसमें सही है, ये नैनो सैटेलाइट विकास से संबंधित एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है, और ये जो मतलब बाह्य अंतरिक्ष अन्वेषण एवं शांति उपयोग पर प्रथम संयुक्त सम्मेलन की ये जो 50वीं वर्षगांठ थी, ठीक है, तो उसमें ये किया गया है। तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, और ये जो पहल की गई है, ये पहल इसरो के द्वारा ही की गई है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा गलत कर दिया स्टेटमेंट, आधा गलत है आधा सही है। ठीक है, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो गया, फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है हमारा 63। तो इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय रक्षा निधि के संबंध में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि इसे राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु नगद एवं वस्तुओं के रूप में स्वैच्छिक दान की जिम्मेदारी लेने के लिए स्थापित किया गया था। सेकेंड है कि इस कोष का उपयोग सशस्त्र बलों यानी अर्धसैनिक बलों को छोड़कर के सदस्यों एवं उनके आश्रितों के कल्याण के लिए किया जाता है। और थर्ड है कि इस कोष का प्रशासनिक नियंत्रण एवं कार्यकारी समिति के द्वारा किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री करते हैं। तो देखो इसकी जो अध्यक्षता होती है, जो राष्ट्रीय रक्षा निधि है, तो इसकी जो अध्यक्षता की जाती है पीएम के द्वारा की जाती है, और इसके जो सदस्य होते हैं
वो रक्षा मंत्री होता है, और आपको वित्त मंत्री होता है, और गृह मंत्री होता है। ठीक है, तो ये सदस्य होते हैं, ना कि इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसमें अर्धसैनिक बलों को छोड़ा नहीं गया है, इनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो हमारा ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये रक्षा प्रयासों को बढ़ावा देने हैं तो नगद और वस्तुओं के रूप में स्वैच्छिक दान की जिम्मेदारी लेने के लिए स्थापित किया गया है। ठीक है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। तो इसमें वन स्टॉप सेंटर योजना के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट है कि इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रारंभ किया गया है। सेकेंड है कि यह हिंसा से प्रभावित महिलाओं को निजी एवं सार्वजनिक दानों निजी एवं सार्वजनिक दोनों स्थानों पर एक ही छत के नीचे एकीकृत सहायता एवं सहयोग प्रदान करती हैं। और सेकेंड है कि इस योजना को निर्भया कोष के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा है। और थर्ड है कि इसके अंतर्गत राज्य सरकार या केंद्र शासित जो केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों के लिए केंद्र सरकार 75% वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो देखो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इसमें सही है, क्योंकि महिला एवं बाल विकास इसे स्टार्ट कर रही है, और इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर जो है सहयोग की बात की जा रही है। और इसमें जो निर्भया के कोष के माध्यम से इसमें जो है ये सहायता दी जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें जो फंड होगा ये मतलब 75% नहीं, ये 100%, मतलब 100% ये सेंटर के द्वारा राज्यों और यूनियन टेरिटरी को दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसमें गलत हो गया, गलत ही पूछा है, तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 65। तो इसमें कहा गया कि प्रोजेक्ट SURE के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि प्रोजेक्ट SU भारत के परिधान उद्योग द्वारा भारत के फैशन उद्योग के लिए एक धारणीय मार्ग निर्धारित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, और इसे कपड़ा राज्य मंत्री द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो देखो इसमें अगर बात करें तो कपड़ा राज्य मंत्री जो होते हैं, ठीक है, तो ये सही है हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें कपड़ा राज्य मंत्री द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। और ये जो SURE ये मतलब प्रोजेक्ट है, ये भारत परिधान उद्योग द्वारा भारत के फैशन उद्योग के लिए अधारणीय मार्ग निर्धारित करने के लिए प्रतिबद्धता है इसकी। ठीक है, और ये जो सूर्य की बात करें SURE की, तो ये मतलब सस्टेनेबल रिजोल्यूशन की बात करता है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे इसमें सही हैं, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 63। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश किसी समुद्र या महासागर से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि अर्मेनिया, सेकेंड है कि अजरबैजान, और सी है हमारा जॉर्जिया, और डी है यूक्रेन। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है ये। ठीक है, मतलब कौन सा देश जो महासागर से जुड़ा हुआ नहीं है। तो अर्मेनिया की बात करें तो जो को अर्मेनिया जो है ये किसी भी जो मतलब किसी भी महासागर से जुड़ा नहीं हुआ है। अजरबैजान की बात करें तो ये जो अजरबैजान है ये आपको देखने को मिलेगा कैस्पियन सी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यूक्रेन की बात करें तो ये तो आपको भूमध्य सागर से, और ये जॉर्जिया जो है ये ब्लैक सी से संबद्ध है। ठीक है, लेकिन ये आर्मेनिया के पास कोई भी तटीय सीमा नहीं है। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है हमारा 67। तो इसमें 30 मीटर टेलीस्कोप TMT के बारे में बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि यह कनाडा, चीन, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिक संगठनों द्वारा वित्त पोषित एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। सेकेंड है कि इसे हवाई द्वीप पर मोना किया पर स्थापित किया जाएगा। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि इसमें कनाडा, चीन, भारत, जापान और USA के वैज्ञानिकों का एक संगठन है जिसके द्वारा ये वित्त पोषित किया जाएगा, और हवाई द्वीप के मोना किया पर इसी से स्थापित किया जाएगा। तो हमारा ये सी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट है 68 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि 15वें वित्त आयोग के राजस्व विभाग के सूत्र में सर्वाधिक भार किसे दिया गया है। तो फर्स्ट है कि जन सांख्यिकी प्रदर्शन को, सेकेंड बी है कि आय की दूरी को, और डी है सी है हमारा वन एवं पारिस्थितिकी को, और जनसंख्या डी ऑप्शन है, सॉरी। तो इसमें अगर सबसे ज़्यादा वेटेज की बात की जाए तो ये देखो बी वाला ऑप्शन सही है, जो आय होती है। ठीक है, आय की दूरी है, इसको कम करने के लिए इसमें 50% का वेटेज दिया गया है। ठीक है, और इसमें अगर जनसंख्या की बात करें तो इसमें जो जनसंख्या के लिए इसमें दिया गया है तो ये 27.5% दिया गया है। ठीक है,
और ये जनसंख्या के लिए ये दिया गया है 27.5%। और जनसांख्यिकी प्रदर्शन के लिए अगर हम इसमें बात करें तो इसमें ये लगभग 7.5% दिया गया है, ठीक है। और ये वन और पारिस्थितिकी के लिए ये 15% दिया गया है इसमें, ठीक है। तो नहीं, वन और पारिस्थितिकी के लिए जो है वो मतलब सॉरी इसको दोबारा डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो, आय की दूरी को कम करने के लिए ये 50% दिया गया है इसमें, ठीक है। और वन और पारिस्थितिकी के लिए 7.5% दिया गया है। जनसंख्या को, पॉपुलेशन को 27.5 दिया गया है। और ये जनसांख्यिकी प्रदर्शन यानी एरिया जो होता है, ठीक है, उसके आधार पर बात करें तो इसमें 7.5 दिया गया है, नहीं 15% दिया गया है, सॉरी 15% ये दिया गया है, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, अब तो क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट है 69, तो इसमें संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना यानी एटॉप्स के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई एक क्रेडिट लिक्विड लिंक्ड पूंजी निवेश सब्सिडी यानी CIS योजना है, ठीक है। इसके अंतर्गत सेकेंड हैंड मशीनरी की पूंजी सब्सिडी के लिए पात्र होगी, ठीक है। तो कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है ये बताना है। तो देखो, इसमें कोई भी ये मतलब ये स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है, दोनों गलत है। क्योंकि इसमें क्या है कि ये सेकेंड हैंड पूंजी मशीनरी को इसमें शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। और ये कपड़ा मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है ना, इसके द्वारा, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों हमारी गलत हो गए स्टेटमेंट, तो डी वाला ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। तो इसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री ग्राम योजना के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि इस योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। सेकेंड है कि इसका लक्ष्य 50% से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या संकेंद्रण वाले अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों को एकीकृत विकास करना है और यह क्षेत्र आधारित विकास के दृष्टिकोण का पालन करेगा, ठीक है। तो देखो, अगर इसमें बात करें तो देखो ये इसमें देखो थर्ड और सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि ये क्षेत्र आधारित विकास के दृष्टिकोण का पालन करेगा और इसका लक्ष्य होगा 50% से अधिक जो अनुसूचित जाति जनसंख्या संकेंद्रण वाले अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों को एकीकृत किया जाए। लेकिन इसे ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय के द्वारा नहीं, ये आपको देखने को मिलेगा जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है, ठीक है, उसके द्वारा इसे स्टार्ट किया जा रहा है। तो ये हमारा गलत हो गया, तो सेकेंड और थर्ड सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है 71। तो इसमें कहा गया है कि औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण यानी स्ट्रीव परियोजना के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि इसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI और प्रशिक्षुओं के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण की प्रासंगिकता और दक्षता में सुधार के उद्देश्य से प्रारंभ किया जाएगा। सेकेंड है कि यह विश्व बैंक से सहायता प्राप्त भारत की एक परियोजना है जिसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में प्रारंभ किया गया है। तो देखो, ये केंद्र प्रायोजित नहीं है, ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, मतलब सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट है और फर्स्ट वाला हमारा सही है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 72। तो इसमें इनोवेट इन इंडिया 13 के बारे में बताना है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का एक उद्योग अकादमिक सहयोगी मिशन है, ठीक है। सेकेंड है कि इसे जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद यानी BIRAC के द्वारा लागू किया जाएगा और इसका उद्देश्य बायोफार्मास्यूटिकल्स में भारत की तकनीकी एवं उत्पाद विकास क्षमताओं को विकसित करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है, ठीक है। तो देखो, ये तीनों स्टेटमेंट ये सही है, क्योंकि इनोवेट इंडिया का काम ही यही है कि वो मतलब जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है और ये जो इसकी परिषद होगी अनुसंधान की सहायता के लिए एक परिषद होगी और इसमें बायो फार्मास्यूटिकल्स की तकनीकी और उत्पाद का विकास के लिए ये जिम्मेदार होगी। तो ये हमारे तीनों स्टेटमेंट सही है, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 73। तो इसमें सौभाग्य योजना के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि इस योजना का लक्ष्य देश के सभी भागों में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना है। सेकेंड है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम
को सौभाग्य योजना की नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। और थर्ड है कि योजना के तहत निःशुल्क विद्युत कनेक्शन के लिए लाभार्थी परिवारों की पहचान 2011 की सामाजिक और आर्थिक जनगणना के आंकड़ों के आधार पर की जाएगी। ठीक है, तो ये सौभाग्य के बारे में अगर हम बात करें तो देखो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि इसमें जो 2011 का जो ये मतलब डाटा है, ठीक है, जो सामाजिक और आर्थिक जनगणना, ठीक है, उसी को इसमें शामिल किया जाएगा और इसमें निःशुल्क कनेक्शन लाभार्थी को मिलेगा। और ये मतलब जो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम है, ठीक है, उसके द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इसमें सभी भागों के सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण को प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 74th, तो इसमें सौर शहरों के विकास की योजना के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि इसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा अधिष्ठापन और ऊर्जा दक्षता उपयोग के माध्यम से शहर की पारंपरिक ऊर्जा की अनुमानित 50% को कम करना है। ठीक है, जो मांग है उसको 50% कम करना है। और शहरों की पहचान के लिए निर्धारित मापदंडों में 50,000 से 50 लाख तक की जनसंख्या वाले शहर शामिल होंगे। तो देखो सेकेंड तो सही है, इसमें जो शहरों की पहचान की गई है उसमें जो 50,000 से 50 लाख तक की जनसंख्या वाले शहर शामिल हैं। लेकिन इसमें जो ये ऊर्जा की मांग जो है, पारंपरिक ऊर्जा की अनुमानित जो 50% मांग को कम नहीं करना है, इसमें जो है 10% मांग को अनुमानित जो मांग है उसका 10% जो है कम करना है। ठीक है, 50% तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना कैसे घटा सकते हैं हम। ठीक है, तो ये मतलब 10% का इसका लक्ष्य रखा गया है घटाने का, तो हमारा ये सेकेंड ऑप्शन सही हो गया इसका बी वाला। ठीक है, फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है 75, तो इसमें कहा गया कि उस्ताद योजना के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि इसे संस्कृति मंत्रालय के द्वारा एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में निर्धारित किया गया है। सेकेंड है कि प्रशिक्षु की न्यूनतम योग्यता कम से कम कक्षा 5 होनी चाहिए। ठीक है, और एक परिवार के से एक सदस्य उसी कला या शिल्प में प्रशिक्षण के पात्र हैं। और डी है कि प्रशिक्षु की आय 14 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। ठीक है, तो ये हमको बताना है।